अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण है, हो गया था ना। 20(1), 20(2), 20(3) क्लियर हो गया था। चलिए हाँ, तो वो जैसे लिखे हैं ना स्टार पॉइंट, वो जो फर्स्ट स्टार है वो 20(1) है, सेकंड स्टार 20(2) है और थर्ड स्टार 20(3) है। ठीक है, हाँ वो ना हो तो हाँ? सोचने का ना दिक्कत है जी। चलिए, तो स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग देख लिए थे आर्टिकल 20 तक। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण का क्या मतलब है यहां पर? लाइफ ना, क्या है? लाइफ है, ठीक है, यानी कि जीवन। और दूसरा है दैहिक, तो दैहिक मतलब क्या होता है? तो जीवन जीने के लिए जो चीजें आपको चाहिए, फिजिकल नीड्स, है ना। अब केवल मान लीजिए किसी का जन्म हो जाए, तो जन्म हो जाने से जीवन जी लेगा? रहने के लिए आवास चाहिए, प्रोटेक्शन वाले लोग चाहिए, खाने को अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, तमाम सुविधा चाहिए, और साथ साथ समाज में रहने के लिए प्रतिष्ठा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। अब देखते हैं मध्यम वर्ग में क्या लोग क्या कहता है कि हम इज्जत के बिना नहीं जिएंगे, कहता है ना, तो कहता है ना कि भाई हम प्रतिष्ठा सबसे बड़ा चीज है। तो प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी है इसमें। जानबूझ के कोई किसी की प्रतिष्ठा पर चोट नहीं पहुंचा सकता है, जानबूझ करके कोई किसी के इमेज को खराब करने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो मामला अदालत में जा सकता है, कि मतलब जानबूझ करके इंटेंशनली कोई आपके कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि इस क्या है, ये आपकी मतलब बहुत बड़ा ये है ना। अगर ये आपको कोई मान लीजिए कि आपके बारे में कोई बुरी बातें कर दे, उसको प्रचारित कर दे, तो जब आप सड़कों पर चलेंगे निकलेंगे तो आपको बुरा एहसास होगा, खराब लगेगा, फिर आप निकलना बंद कर दीजिएगा, फिर आप अपने आप को कमरे में कैद कर लीजिएगा। तो आपके जीवन पे संकट आया कि नहीं आया? तो हर चीज चाहिए, केवल आपको कोई जान से मार दे वही मारना नहीं होता है, अगर कोई आपका इज्जत मार दे तो वो भी मारना होता है। अगर कोई आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको खत्म कर दे तो वो भी चीज है। साथ में अगर आपको भोजन ना मिले तो वैसे भी आप मर जाइएगा, रहने के लिए अच्छा माहौल ना मिले तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, है कि नहीं? समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, तो इस चीज का ख्याल रखें, है ना, कि आपके पास जीवन की स्वतंत्रता भी है और साथ साथ जीवन जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी आपको मिलना चाहिए, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है ना। जीवन जीने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, वो सब चीज भी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है निजता का अधिकार, है ना। जैसे इसमें इसी में निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार भी इसी में है, फंडामेंटल राइट के तहत, है ना। निजता का अधिकार कि आप अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पर्सनल लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई इंटरमीन नहीं करेगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। और अगर कोई कर रहा है आपका जीवन अपने तरीके से जीने में तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब मान लीजिए कि अब मान अपना आपका कमरा है, तो आप अपने कमरे में कुछ भी करिए, इससे बगल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। कुछ भी कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपके करने से कुछ भी बाहर का समाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कि आपका कमरा है, ठीक है, आप वहां पे आज नृत्य का प्रोग्राम रखें, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए नृत्य, करवाइए नृत्य, लेकिन वॉल्यूम उतने रखिए जितना से कि आपके कमरा में उसका प्रभाव हो। अब नृत्य आपके कमरा में हो रहा है और म्यूजिक बगल वाले को दे रहे हैं, तो आके कहेगा कि भाई वॉल्यूम कम करो, क्योंकि तुम्हारे वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपकी जो आजादी है वो आपके तक सीमित है। आपका मैटर ठीक है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, है ना, या फिर आपके करने से दूसरा आदमी को इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई जानबूझ के इंपैक्ट कर रहा है, आप अपने कमरे में अपने हिसाब से चीजों को कर रहे हैं, अब बगल वाला पड़ोसी कह रहा है कि तू काहे कर रहे हो, मत करो, तो फिर उसका गलती है। लेकिन अगर आपके एक्टिविटी से कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपका जान कोई नहीं लेगा। जान समझते ना जी, प्राण, हाँ, हालांकि आजकल तो जान सब दूसरे के बनेले घूमता है जी, नहीं बनेले घूमता है, कहता है हमारे जान हलो पगला, तब मालूम चला कोई और ले गए लो। तो ऐसे में आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर हमारे जान कोई और ले गए लो, उस जान का यहां मतलब है नहीं है। यहां जान का मतलब है अपना लाइफ, अपना लाइफ, है ना, अपना लाइफ, कि हमको कोई मार नहीं सकता है। अगर कोई आपको मार रहा है ये आपके जान पर संकट है। अब मालूम चला दो आदमी साथ घूम रहा है, अब बगल वाला देख के गए आपके साथ जो घूम रहा, उसको ले आपके जान पर संकट आ गया, क्योंकि वो आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कितना होता है ना, जैसे कितना होता है देखेंगे आप, लड़का सब में ज्यादा होता है, हम बार बार से पगला ये सब काम नहीं करो, है ना, घूमता है ना, तो अब देखिए दूसरा लड़का तो सने है पगला, दो को बेचारा जा रहा है कपल, है ना, तो रुक कर देखेगा पहले, अब जैसे देख लेगा ना तो जो लड़कवा है वो बेचारा इनसिक्योर हो जाएगा, वो कहेगा ले, अब वो देखेगा तुमने कहा देख रही हो जी, अब तो वो ऐसे ही भले देख रही होगी, अब उसको लगेगा डांटने, तो वो अपने इनसिक्योर हो जाएगा कि भाई तो अब जान पर संकट बन रहा है, लेकिन बन उसके जान पर नहीं बन रहा है, लेकिन वो ऐसा है, वो अपना सामने को खड़ा किए हुए माहौल कि उस चक्कर में उसको लगता है कि ले जान पे संकट है। तो वैसा वाला जान में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। यहां जान का मतलब है आपका अपना लाइफ। आपको अगर आगे कोई रिवॉल्वर भिला दे और कहे कि तुमको मार देंगे तो ये जान पर संकट है ना, तब आप सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि सर मेरा जान कोई ले रहा है ना, या हमको धमकी आ रही है बार बार, ठीक है, ऐसे में आपके जान पर संकट है, वो वाला जान पर कोई संकट नहीं है। अब ऐसे जान पर अगर संकट है तो इसका एक ही उपाय है, अपने आप को काबिल बनाइए। इनसिक्योर हमेशा लाइफ में वही आदमी फील करता है जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। जो खुद पे भरोसा रखेगा, जो खुद को काबिल बनाकर रखेगा, उसको कई दिक्कत है इनसिक्योरिटी का, है ना। अब अमेरिका क्यों किसी से डरेगा, रसिया क्यों किसी से डरेगा, वो अपने अपने आप को इतना परमाणु बम बनाकर रख ले, इतना अपने आप यहां सिस्टम डेवलप कर ले कि उसको डर ही नहीं कि कोई आक्रमण कर देगा, और उसको पता है कि कोई आक्रमण करेगा तो हम उसका उपाय कर देंगे। तो वैसे में जिसके ऊपर खुद में विश्वास होता है, उसको पता है कि हम खुद ही इतना योग्य हैं कि हमको छोड़ने में किसी को 10 बार सोचना पड़ेगा, और छोड़ देगा तो खुद ही अफसोस होगा कितना बढ़िया आदमी को छोड़ दिए, लाइफ भर उसको सोचना पड़ेगा। तो क्या है, अपने आप को योग्य बनाना है। हम अगर योग्य रहेंगे तो इनसिक्योरिटी का भाव कभी भी पैदा नहीं होगा। इनसिक्योरिटी का भाव हमेशा वहां पैदा होता है जहां पर खुद में अयोग्यता होती है। ऐसा लगता है कि यार हम ही कमजोर हैं, है ना, तो कहीं अगर हमरा से बेहतर कोनो आई लो तो मैटर गड़बड़ा देगा। तो इसका एक ही उपाय है कि अपने आप को योग्य बनाकर रखो, अपने आप को इतना ऊपर लेकर के जाओ कि दूसरा लोग बस ऐसे करके देखे, बराबरी से देख ही नहीं पाए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बेसिकली लाइफ की बात है कि कोई लाइफ आपका नहीं ले सकता है, आपका जान सिर्फ और सिर्फ कानून ले सकता है। अगर आपने कोई अपराध कर दिया, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपको कोर्ट मृत्युदंड दे सकता है। तो रूल ऑफ लॉ के तहत आपको सजा हो सकती है, आपका जान जा सकता है, बाकी कोई भी आपका जान नहीं ले सकता है, ना कोई आम आदमी और ना ही पुलिस। जैसे पुलिस एनकाउंटर कर देती है ना, एनकाउंटर गलत चीज है, आप अपराधी का भी एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं, है ना, क्रिमिनल का भी एनकाउंटर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस का काम है
रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुनिशमेंट देना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ो और ले जाकर के कोर्ट में पेशी करो। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। पुलिस नहीं कुछ कर सकती है। पुलिस तभी मार सकती है जब पुलिस के अपने जान पर बन जाए। तो देखिए यहां पर एक और बात है कि ना तो कोई और आपका जान ले सकता है और ना ही आप स्वयं अपना जान ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। ये जो सुसाइड होता है ना, आईपीसी का 309, ये भी एक क्राइम है, अपराध है। ना कोई दूसरा आपका जान लेगा ना आप स्वयं अपना जान लेंगे। ठीक है, दोनों ही स्थिति में आपको दंड हो सकता है। मतलब अगर कोई दूसरा ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर आप स्वयं लेने का ट्राई किए और अगर आप बच गए तो पुलिस पहले थाना लेके जाएगी। अब पूछेगी थोड़ा कौन ऐसा दुख आ गया भाई, इतना मेहनत के बाद तो ये जीवन मिलता है तो तुमको क्या करने का जरूरत पड़ गया। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि आत्महत्या करने का बहुत सारा रीजन होता है। बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटी का प्रेशर, समाज का प्रेशर, बहुत मतलब आत्महत्या में दिखता जरूर है कि आदमी ने स्वयं से स्वयं को मारा है, लेकिन मारने के पीछे की कहानी होती है। आत्महत्या कोई अपने से नहीं करता है, करवाया जाता है। ऐसा सिचुएशन बना दिया जाएगा आसपास में कि आपको लगेगा कि जीवन को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई सुसाइड होता है तो चेक होता है, उसका मोबाइल फोन जांच किया जाता है, लेटर्स देखा जाता है कहीं किसी पर कोई दोस्त तो नहीं लिखा। अब कोई आदमी सुसाइड कर लिया, नाम लगा दिया आपका, एक चलते कह लो, अब पुलिस पहले आप ही को उठाएगी। और आपका नाम नहीं हो लिखा है ना, खाली फोनो कर दिया लास्ट टाइम हाल चाल लेने के लिए कि अब हम जा रहे हैं, हमारा हो गया काम, है ना, तो पुलिस कह देगी लास्ट फोन रिकॉर्ड किसका है, उसको उठाओ, पूछो क्या बात हुआ था, है ना। तो देखिए मैटर जब तक सब चल रहा था तो ठीक है, और जब ऐसे कोई कांड हो जाता है ना, वो सब मैटर वह खुल जाता है ना, पुलिस सब खोल देती है। तो पुलिस तो चाहेगी तो 1 मिनट में सारा रिकॉर्ड निकाल लेगी। तो इसलिए आप ना स्वयं को मार सकते हैं ना कोई दूसरा आपको मार सकते हैं। नहीं, आत्महत्या भी भारत में अपराध है, ठीक है, क्राइम है, ठीक है। तो आपका कोई जान ले सकता है सिवाय कानून के। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है निजता का अधिकार। आप अपने निजी जीवन में कुछ भी करिए, उससे समाज को अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कोई को उससे मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसी में आता है विवाह करने का अधिकार, है ना। पूछा जाता है, पूछा भी गया था 2019 के आईएएस के प्री में पूछा गया था, आईएएस एग्जाम के पीटी में पूछा गया था कि विवाह करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है ना। तो मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 21 में आता है। साधारण सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा टफ सवाल है नहीं, तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सवाल है, ठीक है। कि जब दैहिक स्वतंत्रता है, निजता का बात है, तो विवाह से निजी और कुछ हो सकता है। विवाह तो जीवन का सबसे निजी चीज है। एक व्यक्ति जो आपके जीवन में एंट्री लेता है या आप किसी के जीवन में एंट्री लेते हैं, विशाल उसको देख लीजिएगा, 3 बजे का ये कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। कि निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आपके निजी जीवन की सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि एक आर्टिकल बाद में जुड़ा है, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार लिख लेंगे, ये आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। ये पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, अब फंडामेंटल राइट हो गया है ना। अब ये हो गया है फंडामेंटल राइट। कैसे? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 6 to 14 years चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए तो शिक्षा भी क्या है, आपको अगर आपको सम्मान से जीना है तो आज की डेट में आपको शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा रहेगा तभी आपका सम्मान रहेगा। देखते हैं अनपढ़ आदमी सबको लोग कैसे बेइज्जत कर देता है, नहीं कर देता है। अब वो समय नहीं रहा कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको सम्मान मिलेगा। अब हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या कर दिया, मूल अधिकार कर दिया कि भाई अब आप एकदम पढ़िए, जरूरी है पढ़ना, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी 1 भी रुपया नहीं लगेगा और आप जाकर के फ्री में पढ़ सकते हैं, स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत यहाँ पे आया है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जान लेना होगा तो सिर्फ कानून ही आपका जान ले सकता है, बाकी ना तो स्वयं आप अपना जान ले सकते हैं ना कोई दूसरा ले सकता है। ठीक है। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है आपका निजी स्वतंत्रता। आप अपने निजी जीवन में आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपका मैटर है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी आतंकवादी से बात कर रहे हैं तब दिक्कत हो जाएगा। आप किसी अपराधी से बात कर, आप जेल में कोई बंद है, ऊपर से आप फोन लगा के बतिया रहे हैं, हाँ भैया काल है, पुलिस ले लेगी कि पगला तोरा और क्यों ना मिल बतिया वाला है। अपराधी से बतिएगा, आतंकवादी से बतिएगा, चाहे कोनो मतलब गलत काम करने वाले गिरोह से आप बतिया रहे हैं, ऐसे में पुलिस उठा लेगी। ऐसे आप अपने नॉर्मल जीवन में किसी भी अच्छे आदमी के साथ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कानून को उससे कोई मतलब नहीं, और दूसरा आदमी को भी उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो विवाह का अधिकार भी इसके अंतर्गत ही आता है, यानी आप मूल अधिकार है। आप सोचिए विवाह का क्या है, मूल अधिकार है, माने मूल अधिकार आपका कोई नहीं छीन सकता है, माता पिता भी नहीं। तब कह सकते हैं माता पिता से पढ़ लो पॉलिटी, आर्टिकल 21 विवाह करने का अधिकार। अब आप ये टेंशन छोड़ दीजिए, एगो जिम्मेवारी से आपको मुक्त किए, है ना, हमने अपना ढूंढ लिया पार्टनर, है ना, अपने मौलिक अधिकार के तहत। और अगर हमारा मौलिक अधिकार अगर खतरा में आएगा तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बस एक क्या लिया आ जाएगा, रीट, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर देता है। फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है ना। तो जो भी आपको डिस्टर्ब करेगा उसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा फिर, है ना, कि क्या है और नहीं है। लेकिन हाँ एक बात समझ लीजिए, तो खैर मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं, माता पिता का चॉइस सबसे अच्छा चॉइस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। जो है बहुत देखिए, आप अगर देखिए आप ढूंढते हैं ना, इसमें बहुत तरह की जटिलताएं आ सकती हैं। आज जो भगवान आपके लिए ढूंढ के रखा है ना, वो समझिए उसमें बहुत जटिलताएं रहेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं रहेंगी। ठीक है, जटिलताएं तो हर जगह रहेंगी आपको, इसलिए क्योंकि माता पिता के पास देखिए एक अनुभव होता है ना, और उस अनुभव का जीवन में केवल नॉलेज से नहीं चलेगा, जीवन अनुभव से भी चलेगा, है ना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एकेडमिकली बहुत सक्सेसफुल हैं तो आप अपने निजी जीवन में भी सक्सेसफुल होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। एकेडमिकली सक्सेसफुल होना अलग बात है और निजी जीवन में सक्सेसफुल होना अलग बात है। और अगर आप निजी जीवन में सक्सेसफुल नहीं है तो एकेडमिक सक्सेस का कोई महत्व नहीं है। बाहर की दुनिया आपको बहुत वैल्यू भले दे देगी, बाहर में बड़ा आपका सम्मान होगा, लेकिन मानसिक जो तनाव है वो हमेशा जीवन में रहेगा, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सुखी नहीं है। तो व्यक्तिगत जीवन में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि एकेडमिक लाइफ और जो आपका पर्सनल लाइफ है दोनों के बीच एक सामंजस्य हो, है ना, और ठीक तरीके से चीजों को संभाल कर किया जाए। ये काम माता पिता ज्यादा अच्छा करते हैं, और माता पिता जिसमें इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो उसमें है कि अगर उसमें मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ तो संभाल लेंगे। अरेंज मैरिज का फायदा क्या है, कोई दिक्कत होता है ना तो माता पिता संभाल लेते हैं, लेकिन बाकी मैरिज का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कोई दिक्कत होगा माता पिता छोड़ देते, जाओ भाई बुझ तू अपन, है ना, तुम जैसा किया वैसा बुझो अपना, समझो। उसमें आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। अब फैमिली सपोर्ट बहुत अनिवार्य चीज है, और बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपका चॉइस अगर माता पिता का चॉइस बन जाए तो ये बहुत अच्छा बात है। प्रयास ये जरूर करे कि अपने चॉइस को ही माता पिता का चॉइस बना दे, तो ये बहुत अच्छा बात हो जाएगा। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप माता पिता को छोड़ करके किसी को चुन रहे हैं तो इससे बड़ा गलत डिसीजन कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा डिसीजन क्या होगा भाई, हमारा, मैंने स्पष्ट तौर पे अपने माता से पिता से मैंने बोला हुआ है कि भाई निर्णय सब आप ही का है, हमारा कोई भूमिका नहीं है। आप जो तय करेंगे वही सर्वोपरि है और वही सर्वमान्य है ना। अगर बाय द वे लक बाई चांस कुछ भी हो सकता है, अगर आ गया तो मैं ये जरूर प्रयास करूंगा कि उसी पसंद को माता पिता का पसंद बना दिया जाए। ठीक है, और यदि माता पिता का संबंध देखिए, और यदि वो पसंद माता पिता का पसंद नहीं बना तो छोड़ देना ज्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि माता पिता को आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप 1-1.5 साल के अट्रैक्शन या प्रेम जो भी कह लीजिए, उसके लिए अगर आप 20-25 साल के प्यार को भुला सकते हैं तो ये 1-1.5 साल वाला का एक्सपायरी डेट कहीं आ जाएगा, कोई नहीं जानता है ना। तो 25 साल का प्यार ज्यादा याद रखना जरूरी है। ठीक है, 1-1.5 साल वाला कहीं एक्सपायर कर सकता है, तो जिस दिन एक्सपायर हो जाएगा ना उस दिन जीवन की लंका लग जाएगी फिर, है ना। इसलिए उस 25 साल वाले को बचा के रखिएगा
तो वही 25 साल वाला कोई ना कोई ऐसा ढूंढ देगा कि आगे का 50 साल आसानी से कट जाएगा, नहीं तो फिर समझिए कि मैटर गड़बड़ी होगा। और ये केवल ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, एनएसएसओ का डाटा पढ़िएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे ज्यादा जो तलाक हो रहे, जो शादियां टूट रही हैं, वो लव मैरिज वालों की टूट रही हैं सबसे ज्यादा। वही वो लोग जो पहले कहते हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, और 2 साल बाद कहते हैं कि तुम्हारे बिना सब कुछ अच्छा लगता है ना। तो ये वही लोग हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए माता पिता का चॉइस ठीक है, मतलब विवाह के मैटर में तो ठीक है भाई, विवाह का मैटर माता पिता पे छोड़ दीजिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा डिसाइड करेंगे। खैर, तो यहां पर ये मैं बस आपको अधिकार के लिए बताया, लेकिन अधिकार के साथ व्यक्ति को कर्तव्य पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकार जाने और कर्तव्य नहीं जाने तो आदमी हो जाता है पशु के समान, क्योंकि फिर आप केवल अधिकार का प्रयोग करेंगे, कर्तव्य आपको पता ही नहीं है। अधिकार और कर्तव्य दोनों का सामंजस्य होगा, तब जाकर के आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो ये आपको 21 के अंतर्गत में ये सारी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ हाँ, लागू किया 10 में लागू किया गया, लेकिन संविधान में ये ऐड हो गया था 2002 में, ठीक है, और इसको लागू किया गया मनमोहन सिंह की सरकार में 2010 में, ठीक है। हाँ, ये लागू किया गया, लेकिन संविधान में ये ऐड हो गया था इसी टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे आइए, इसके बाद आर्टिकल सूचना का अधिकार आएगा आर्टिकल 19(1)(a) में, है ना। हाँ, वो सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आप किसी से सूचना मांग सकते हैं, है ना, तो वो आपका आएगा आर्टिकल 19(1)(a), जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत आप सूचना मांग सकते हैं सरकार से किसी प्रकार का, ठीक है। और देखिए, विदेश जाने का अधिकार आपको 21 में आएगा, ठीक है। भारत के अंदर घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। अब भारत से बाहर जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। अगर आपसे पूछे कि क्या आप विदेश बाहर जाना आपका अधिकार है, बिल्कुल है। अगर आप चाहे तो आप बाहर जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस देश का वीजा होना चाहिए और भारत से आपका पासपोर्ट बनना चाहिए, तो सरकार आपका पासपोर्ट बना देती है। अगर आप अपराधी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, तो आपका बन जाता है पासपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपराधी हैं और बहुत बड़ी दिक्कत है कुछ आपके साथ, तो सरकार आपको जाने नहीं देती, क्योंकि डर रहता है कि भाग जाएगा तो फिर आएगा नहीं, है ना, तो तब नहीं जाने देगी आपको। अन्यथा हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपना पासपोर्ट बना करके चाहे तो विदेश जा सकता है, घूम सकता है ना। अगर उसको लगता है कि वहां रहना उसके लिए ये है, तो वहां की नागरिकता भी ले सकता है। इसके लिए सरकार आपको नहीं रोकती, ये आपकी चॉइस का विषय है। आर्टिकल 21 में, हाँ, विदेश जाने का 21, तब 21 का ही बात कर रहे हैं। भारत के अंदर घूमना है तो 19 के तहत, अब भारत के बाहर घूमना है 21 के तहत, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 22 क्या है, तो लिखेंगे गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, ठीक है। चलिए, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अब देखिए, गिरफ्तारी 2 तरह का होता है जी। जो गिरफ्तारी होती है किसी की, पुलिस जो अरेस्ट करती है, तो गिरफ्तारी 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है दंडात्मक निरोध, और एक होता है निवारात्मक निरोध। ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। ओके, दंडात्मक निरोध और निवारात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध में क्या होता है, तो इसमें भी गिरफ्तारी होती है और उसमें भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी में अंतर है। दंडात्मक निरोध में जो गिरफ्तारी होती है, ये अपराध के बाद होती है, आफ्टर द क्राइम, अपराध के बाद। जैसे कि
किसी का मर्डर हो गया, उसके बाद पुलिस आई और लेके गई, है ना, तो इसको कहते हैं कि अगर अपराध हमसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, है ना, अपहरण हो गया, कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, ऐसे में एफआईआर हुआ और पुलिस आके लेके गई। अपराध होने के बाद जब पुलिस लेके जाती है तो उसको कहते हैं दंडात्मक निरोध, ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन। एक होता है कि अपराध होने से पहले ही जब पुलिस गिरफ्तार कर ले तो वो है निवारात्मक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपराध से पहले, अभी अपराध हुआ नहीं है लेकिन डर है कि आप अपराध कर दीजिएगा, हाँ, अपराध सत्य के आधार पर, अपराध से पहले। इसमें अपराध के बाद, इसमें अपराध से पहले, तो खतरनाक कौन हुआ जी? इसमें दोनों में खतरनाक कौन है? अपराध के बाद, अपराध से पहले बहुत सारा उपाय रहता था, यह ज्यादा खतरनाक है। गए थे, तो बेल लेना पड़ा ना, तो वो में दंडात्मक निरोध है, इसमें बेल उल कुछ नहीं मिलेगा। इसका तो गिरफ्तारी होगा ना तो कोई बेल उल नहीं, कम से कम 3 महीना का छुट्टी, कम से कम 3 महीना अंदर रहना पड़ेगा। अब कोई भी आइए पढ़ रहे ना, पुलिस आ जाएगी वहां, कहेगी सर तन छोड़ दीजिए, को लेके ले जाना है, ले कल ले जाना है भाई, तो ये इसका को मैटर चल रहा है ना, अब लेके गई तो 3 महीना तक कुछ हो, अब कोई उपाय काम नहीं करेगा। 3 महीना के बाद आपको वकील का सुविधा मिलेगा और उसमें आपका वकील जाएगा, तब तक फिर यार पुलिस भी जांच करेगी, अगर ज्यादा कुछ ये निकल गया तो फिर उस पर एक कमेटी बैठ जाएगी, आप फिर 6 महीना और एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। इस सबसे खतरनाक होता है, इसलिए इस आम आदमी पर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, यूज किया जाता है आतंकवादियों पर, है ना, जो आतंकवाद टाइप का आदमी है, कहीं बम बना रहा है और कहीं बम फोड़ने का प्लान है उसका, अभी बम फूटा नहीं है लेकिन डर है कि बम फोड़ देगा। हाँ, हाँ, ईडी का तो मैटर है, ईडी तो आपको दीवानी मामला, सिविल मामले में बुलाती है, प्रॉपर्टी के मामला में। हाँ, सीबीआई आपको दंडात्मक में बुलाती है। सीबीआई में कहा के लिए सिविल केस जाएगा आपका? सीबीआई एक जांच एजेंसी है, ठीक है, सीबीआई के पास मैटर बहुत बाद में जाता है, पहले तो आपको पुलिस से निपटना होगा। ऐसा थोड़ी कांड हुआ तो सीबीआई आपको उठा लेगी, नहीं। लोग ऐसा, अगर कोई बड़ा क्राइम होता है तो लोग डिमांड करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस मैटर में सीबीआई जांच करे, लोग ये चाहते हैं। तो सीबीआई भी जब जांच करती है ना तो इसी के तहत जांच करती है ना, इसके तहत नहीं करती है सीबीआई। यहां पर लोग डिमांड करते हैं, किसी का मर्डर हो गया, अपराधी पकड़ा ही नहीं रहा है, शक के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं कि भाई ये लोग का नाम आ रहा है, ये चीजें हो रही है, ऐसे में लोग डिमांड करता है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, स्थानीय पुलिस मिली हुई है या क्रिमिनल्स के साथ उसका ये है, तो ऐसा नहीं पकड़ा है। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई को तुरंत चल जाता है, सीबीआई के पास जाने के लिए, सीबीआई सेंट्रल की एजेंसी है, अब घटना राज्य में घटता है, राज्य की पुलिस जांच करती है, जब तक राज्य सरकार चाहेगी नहीं तब तक सीबीआई इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता किसी मैटर। यार करप्शन का बतिया कर रहे हैं, क्रिमिनल का ना बात कर रहे हैं जी, यहाँ दीवानी मामला कहीं है, मारपीट का बात है ना, गोली बंदूक का बात हो रहा है, यहाँ रुपया का भ्रष्टाचार का बात नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार का बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ अपराध का बात हो रहा है ना, और अपराध में क्राइम का बात हो रहा है कि भाई जो क्रिमिनल केस, जो आपने किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया, ऐसी स्थिति में तो खतरनाक होता है निवारात्मक निरोध। यहां पर दंडात्मक निरोध में क्या होता है कि दंडात्मक निरोध के तहत यदि गिरफ्तारी हुई है तो आप इसमें क्या हो सकता है कि अपराध हुआ है तो पहले अपराधी जब पुलिस अरेस्ट करने जाएगी तो अपराधी पुलिस से पूछ सकता है कि आपके पास हमको अरेस्ट करने का वारंट है कि नहीं। दंडात्मक निरोध में पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करती है,
वारंट दिखाना पड़ेगा पुलिस को कि हम कोर्ट से वारंट लेके आए हैं गिरफ्तारी के लिए, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं। हाँ, अब है कि अपराध की प्रकृति भी देखा जाएगा, मतलब अपराध अगर बहुत खतरनाक नहीं है तो पुलिस वारंट निकलवाएगी। अगर अपराध बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे कहीं पे नरसंहार हुआ है, मर्डर हुआ है, ऐसे में पुलिस पहुंची है तो पुलिस आपके लिए वारंट का इंतजार नहीं करेगी। मतलब आपके अपराध की प्रकृति भी थोड़ा देखा जाएगा। अगर कुछ थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का अपराध है तो पुलिस 1-2 दिन इंतजार कर लेगी, पहले कोर्ट से वारंट निकलवाएगी और वारंट के बाद आपको गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर आपका अपराध बहुत खतरनाक है तो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पर नियम है कि वारंट आपको लेके जाना चाहिए। इसलिए अगर पुलिस आती है गिरफ्तार करने तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपके पास वारंट है कि नहीं। अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे किसी पुलिस के घर में घुस जाती है तो घर में भी पुलिस तब तक नहीं घुस सकती जब तक उसके पास सर्च वारंट ना हो। पुलिस से पूछना चाहिए कि आपके पास सर्च वारंट है कि नहीं, क्या आपने कोर्ट ने आपको परमिशन दिया है मेरे घर में घुसने का। अगर नहीं है तो आप गेट के बाहर रहिए, आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसको हम आपको सुपुर्द करेंगे, नहीं है तो बोल देंगे कि नहीं है, जाइए खोज के लाइए बाहर से कहीं से। घर में पुलिस डायरेक्ट नहीं घुस सकती किसी के भी। घर में घुसने के लिए पुलिस को सर्च वारंट कोर्ट से लेना पड़ेगा। आदमी को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस को वारंट लेना पड़ेगा तभी, नहीं तो पुलिस इतना कह देगी कि हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, पूछताछ के बाद आपको भेज देंगे। तो बहुत बार होता है पुलिस बुला लेती है थाने में, बुला करके फिर भेज देती है ना, तो गिरफ्तारी नहीं है, वो इंट्रोगेशन है। वो पुलिस आपको बुला करके इंट्रोगेट कर सकती है, आपसे पूछ सकती है और फिर आपको भेज देगी। बस पुलिस कहेगी कि भागना मत कहीं, यहां से भागोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, है ना, तो ऐसा कर सकती है पुलिस। तो यहां पर वारंट के बिना आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको 24 घंटा के अंदर, अंडर 24 आवर्स, ये नियम है कि नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटा के अंदर किसी को गिरफ्तार कर लिए तो उसको मजिस्ट्रेट के यहां पेश करना होगा, क्योंकि अगर आप मजिस्ट्रेट के यहां अगर उसको पेश नहीं करिएगा तो फिर जो अपराध के जो गिरफ्तार करके लाए उसका नौकरी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए नियम है कि जैसे ही आप अपराधी को पकड़े तो 24 घंटा के अंदर आप उसको कोर्ट में पेश कर दीजिए। हाँ, इसमें आने जाने का समय नहीं काउंट किया जाएगा। जो पुलिस कोर्ट लेके जाती है अपराधी को, वो टाइम 24 घंटा में कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए बीच में कोर्ट की छुट्टी हो गई है तो भी नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है। वर्किंग डेज का टाइमिंग ही कैलकुलेट होता है, ओके। तो इससे अगर किसी को मान लीजिए कि परेशान करना है पुलिस को तो क्या करेगी, शनिवार को शाम में गिरफ्तार करेगी। इतवार ऐसे छुट्टी है, कोर्ट खुलबे नहीं करेगा तो दिन भर उनको रखेगी उस दिन थाना में, बढ़िया से उपाय करेगी, है ना। अब फिर सोमवार को वर्किंग डेज में लेके जाएगी पुलिस, ठीक है, क्योंकि पता है कि कोर्ट लेके चल जाएगा तो तुरंत बेल हो जाएगा इसका, है ना, इसलिए इस तरह से करती है। हाँ जी, हाँ, कांड हो किया, सजा हो चुका है, मिल चुका है, सजा काट लिया है, तब नहीं होगा गिरफ्तारी। क्यों होगा गिरफ्तारी, फिर होगा ही नहीं। मेला लगा हुआ, बम मार दिया, अब फिर से मेला आयोजित होने वाला, लेकिन उन्हीं सब अपराधी को फिर से पकड़ा गया। हाँ, उसमें पकड़ा नहीं जाता है, पुलिस एक नोटिस निकाल देती है, थाना से एक नोटिस निकलता है जो चुनाव से पहले भी निकलता है। देखिए चुनाव हो रहा है ना, तो बहुत सारे जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं उनको एक लेटर आ जाएगा, आ जाता है जिला बदर का, है ना, कि जिस दिन आपके जिला में चुनाव होगा उसने नहीं रहना है। तो ऐसे लोग जो मेला में 2-4 बार बम फोड़ चुके हैं, ऐसे लोग जिनको पुलिस जानती है उसको लेटर पहले भेज देगी, गिरफ्तार नहीं करेगी, लेटर भेज के कह देगी कि देख लो जिस दिन मेला है अगर आसपास में तुम दिख गया तो तुम्हारा उपाय कर देंगे, इसलिए तुम भाग जाओ उस दिन, तो तुम भगा देगी, दंड नहीं देती है। एक बार जो तो कल ही बता दिए थे आपको कि अगर क्राइम हुआ और आपने सजा काट लिया तो उसी अपराध के लिए फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अब दूसरा अपराध करिएगा तभी गिरफ्तारी होगी, ऐसे गिरफ्तारी नहीं होगा। हाँ, फिर से बम मारना पड़ेगा तब गिरफ्तारी होगी। तो इसीलिए पुलिस चाहती है कि फिर से इसको बम मारने का मौका नहीं दे, इसलिए एक लेटर निकाल देती है कि भाई दिखना मत उस दिन वहां पर, अगर दिख गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो 24 घंटा के अंदर में कोर्ट के सामने आपको पेश कर देना है, ठीक है। और इसमें है कि आपको वकील की सुविधा मिलती है, मतलब आप चाहे तो वकील रख सकते हैं और आपका मैटर वकील जो है कोर्ट में डिस्कस करेगा। अगर आपके खिलाफ पुलिस के पास बहुत सबूत नहीं है तो वकील आपको जमानत दिलवा देगा और आप जमानत पे बाहर आ जाएंगे, फिर आपकी जुडिशियल कस्टडी भी नहीं रहेगी, आप जेल में भी नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे और कोर्ट कह देगा पुलिस से कि आप इनके खिलाफ पहले स्ट्रॉन्ग सबूत लेके आइए, सबूत रहेगा तब हम इनको जेल में रखेंगे, अन्यथा वकील जो है सो बेल करा के ले जाएगा। क्लियर है।
दंडात्मक समझ रहे हैं? अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है, वारंट दिखाना पड़ता है, 24 घंटा के अंदर आपको, ये सब अपराधी लोग का अधिकार है। क्रिमिनल सबको ये पता होना चाहिए ना कि कांड किया तो उसको पुलिस ज्यादा तंग ना करे। 24 घंटा टाइम हुआ क्या है? अब तो नियम हो गया कि हर थाना में सीसीटीवी कैमरा है, और सीसीटीवी कैमरा में पता चलना चाहिए कि अपराधी को कब लेके आए हैं, रिकॉर्ड टाइम रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। नहीं तो इसमें क्या होता है, पुलिस उठा लेगी और रिकॉर्डे दर्ज नहीं करेगी, और रिकॉर्ड दर्ज नहीं की वो क्या करेगी, ले जाके एनकाउंटर कर देगी। एनकाउंटर कर दी, कह दी हम उठेबे नहीं किए, ना कहीं साक्ष्य नहीं कि हम उठाए हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए अब कोर्ट ने कह दिया है कि भाई हर थाना में सीसीटीवी एक्टिव रहना चाहिए, और किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके जब थाना आप ले रहे हैं तो सीसीटीवी में उसका फुटेज लीजिए और टाइम रिकॉर्ड कीजिए, और उसके हिसाब से 24 घंटा देखा जाएगा ना, कि 24 घंटा के अंदर में ये क्या अभी निवारक में आया नहीं ना है, अभी यहां समझो ना भाई, ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट है निवारात्मक निरोध। अपराध के से पहले, अपराध हुआ नहीं है लेकिन डर है कि आप अपराध कर दीजिएगा, तो शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है, ठीक है। और ये जनरली चिन्हित लोगों की जाती है जिन्होंने पहले बहुत सारा अपराध किया है, क्राइम किया है, और डर है कि आदमी फिर क्राइम कर देगा, है ना। तो या फिर खाली ये नहीं कि क्राइम कर देगा, कितना बार कितना आदमी के बोल देने से भी क्राइम हो जाता है ना। जा करके सभा में कुछ बोल दिया, है ना, या धर के मार दो उसको, बस क्या हुआ, आदमी सब जाके मार दिया। तो इसे बोलने पर भी आपकी पाबंदी हो सकती है। जैसे कि अभी जब धारा 370 जब हटा था कश्मीर से, तो कश्मीर में क्या किया गया कि वहां पर नजरबंद कर दिया गया सबको, जो वहां के नेता लोग थे सबको उनके घरे में जेल कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती, है ना, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लोग उनके जेल में कैद, उनके घरे में कैद कर दिया, उनको जेल नहीं ले जाया गया। इसी के तहत उनको क्या कर दिया गया, उनको उनके घर ही में जेल हो गया, मतलब नजरबंद कर दिया। बाहरी दुनिया से सारा संबंध उनका खत्म कर दिया गया था। अगर कि अपने घर में रहो, खाओ पियो, बाहर से ना आपका टेलीफोन सर्विस रहेगा, ना टीवी चलेगा आपके घर में, ना फोन चलेगा। मतलब जेल का मतलब क्या है कि बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाना, तो आपको घर ही में बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा बाहर में क्या हो रहा है, और बाहर के लोग से आप मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये लोग बाहर निकलते, अब बाहर निकल के भाषण देते, इनके भाषण देने से कश्मीर में दंगा हो जाता और दिक्कत हो जाता। इसलिए ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसको रखा जाता है। तो निवारक निरोध में जैसे क्या होगा, तो इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी होगा। पुलिस आएगी, सीधे उठा के ले जाएगी, आप पूछे क्या है, चलो बताएंगे बाद में, है ना, लेके चल जाएगी, बाद में बताएगी क्यों गिरफ्तार किए थे। तो पहले बिना वारंट की गिरफ्तारी। निवारात्मक निरोध में बिना वारंट दिखाए हैं पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा इसमें 24 घंटा वाला कोई नियम नहीं है ना। हाँ, इसमें आप जब पकड़ाइएगा तो स्टार्ट कम से कम 3 महीना, 3 मंथ्स, तो कम से कम आपको रहना पड़ेगा अंदर, है ना। 3 महीने के बाद आपको मिलेगा वकील का सुविधा। 3 महीने बाद आप वकील रख पाएंगे, ऐसे आपको वकील का सुविधा। अरे भाई, तो ये इसके तरफ जाता है जी, पिया होगा तो ना उठाया होगा, तो करता होगा, तो अपराध कर रहा है ना, अपराध कर रहा है ना। राज्य में कानून बना हुआ है कि आप शराब नहीं बनाएंगे, नहीं बेचेंगे, आप बेच रहे हैं तो अपराध कर, उसके अंदर क्या आएगा। जब आप अपराध कर दिए तो क्राइम हो ना गया। अरे भाई, तो सब मर्डर का सबूत अलग अलग मिल जाता है, सारा मर्डर का सबूत अलग अलग मिल जाता है, नहीं मिलता है ना। क्या? हाँ, अगर पुलिस गलत करेगी तो पुलिस पे भी कार्रवाई होगा। और यहां पे जो होता है इसके तहत क्या, तुरंत अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें अपराध हो गया है, इसमें अपराध अभी होबे नहीं किया है, डर है कि अपराध हो जाएगा, संभव है कि इसको फ्री छोड़ दिया गया तो ये अपराध कर देगा कहीं पर। तो ऐसे इसका नॉर्मल आदमी के लिए इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। कभी कभी नॉर्मल आदमी को परेशान करने के लिए कर दिया जाता है ना। जैसे कि अर्णब गोस्वामी मैटर, अर्णब गोस्वामी जो है ना एंकर हैं रिपब्लिक भारत के, है ना, वो कहते ना पूछता है भारत, भारत पूछे चाहे नहीं पूछे वो रोज पूछता है ना। तो एक बार वो बोलता बहुत है अर्णब गोस्वामी, अब बोलते बोलते महाराष्ट्र सरकार को एकदम रडार पर ले लिया पूरा एकदम। वहां उस समय वहां पे महागठबंधन वाली सरकार थी, मतलब शिवसेना, एनसीपी,
ये सारे लोग मिल करके, जो ये शरद पवार की जो पार्टी है और कांग्रेस की पार्टी, लोग मिलकर सरकार चल रहा था। वहां पर एक टारगेट पड़ ले था, रोज कुछ ना कुछ मुद्दा वो लोग का उठाता था, बस वो सब ले लिया इसको टारगेट पर एक दिन। बस सोचिए, देश के पत्रकार को क्या कर दिया, निवारणात्मक निरोध कर। दिवाली से 1-2 दिन पहले उसके घर पुलिस पहुंच गई, आज जाके पुलिस ने कमांडो गया उसके यहाँ उसको गिरफ्तार करने, कॉलर पकड़ के घर से खींचते हुए निकाला। क्यों? सरकारी से झगड़ा कर लिया था। तो सरकार सब जब रडार पर ले लेगा तो उपाय कर देगा, है ना। अब बताइए, पत्रकार को ऐसे बेइज्जत करके निकाला सब घर से, ऐसे में आतंकवादी का, और उसको लेकर जेल में बंद कर दिया और कह दिया कि तोरा एक तरह उठाई लो, है ना। निवारणात्मक मतलब कि कोर्ट का सर्विस भी नहीं, लेकिन तो कहिए कि देश का मीडिया का बात था, है ना, और उसके साथ खुद भी बहुत सारा पैसा है। तो क्या किया कि पहले तो अपना हाईकोर्ट गया, तो हाईकोर्ट तो उसका बात नहीं सुना, अंतिम उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट तो गया फंडामेंटल राइट के तहत, मीडिया के अधिकार के तहत, कि देखिए हमको जानबूझ के ये किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी डांट फटकार लगाई और हाईकोर्ट को भी फटकार लगाया कि इस तरह का अगर चीज होगा, देश में हो रहा है और आप इसको अगर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर आपको अपने पास न्यायिक व्यवस्था रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट इसको बेल ही नहीं दे रहा था और वो सरकार जो कह रहा था उसके हिसाब से हाईकोर्ट चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उसको छोड़ा गया। तो बहुत बार इसका मिसयूज भी होता है ना। मनीष कश्यप के एनएसए लगा दिया गया, है ना। एनएसए इसी के तहत लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र का जिसको राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम, इसी के तहत लगता है। इंदिरा गांधी ने जो मीसा बनाया था वो इसी के तहत बना लगता है। जो पोटा कानून है देश में, है ना, ये इसी के तहत है, ठीक है ना। आतंकवाद, ये प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, है ना, आतंकवाद निवारण अधिनियम, ठीक है। तो ये सब या एनएसए, ये सब इसी के तहत बनता है। इस सब में शक के आधार पर आपको उठा लिया जाएगा, है ना। डर है कि आप क्राइम कर दीजिएगा। कोरोना के टाइम पर यूपी में ये लगा दिया गया था, कैसे कुछ कुछ ऐसा था आदमी सब जो कोरोना का पेशेंट था, आज जब नर्स सब लेके जाती थी खाना तो करता था कि हमरा चिकन खिलाओ, हमरा मटन खिलाओ, नहीं तो हम छींक देंगे, हम थूक देंगे, ऐसा ऐसा पगला सब था। तो योगी आदित्यनाथ कह दिए कि सब जो करेगा उस पर सीधे हम एनएसए लगा देंगे। अब ले सोचा था तो कोरोना से बचेंगे तो एनएसए में जेल चल जाएंगे, है ना। तो सब जाके सुधरा उससे। तो ये देखिए, ये अनियंत्रित लोगों को कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन हाँ, कभी कभी इसका मिसयूज भी सरकार कर देती है। जैसे कि आप देख लीजिए, अर्णव गोस्वामी कैसे मिसयूज हुआ। एक मिसयूज और हुआ था जो यूपी सरकार ने किया था डॉक्टर कफील खान के लिए। डॉक्टर कफील जो थे वो बहुत अच्छे मतलब डॉक्टर थे, और आपको पता होगा गोरखपुर अस्पताल में एक बार बच्चों के का बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे बहुत सारे मर गए थे। तो उस समय गोरखपुर हॉस्पिटल के निदेशक थे डॉक्टर कफील। तो डॉक्टर कफील निदेशक थे, तो लोगों ने ये आरोप लगा दिया, मतलब वहां लगाया गया कि इन्होंने ही टाइम पर पैसा नहीं भेजा, इसी वजह से जो कंपनी है उसने ऑक्सीजन नहीं भेजा और बच्चों की जान चली गई। तो सरकार नाराज हो गई इनसे, नाराज हो गई तो रडार में आ गए मुख्यमंत्री के। बिहार में उसी वर्ष चला था चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में, है ना, बरसात के मौसम में चलता है चमकी बुखार। तो उस चमकी बुखार में भी आगे कपिल खान ने बहुत काम किया था और बहुत से लोगों को ठीक किया था। तभी 2019 में लास्ट में एक कानून आ गया सीए, है ना, जो अभी हमने आपको बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, है ना। तो सीए, तो इसके लिए जाकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कफील खान ने एक भाषण दिया था। अब भाषण देके और चल गए कहा, बंबई एक पार्टी में। बस यूपी पुलिस पहुंच गई बंबई। अब बेचारा खाना खा रहा था, बोले चल हो गए तोर का बोले की बोलो, बोले पगला की भाषण दिलो जाके यूनिवर्सिटी में, चल घर चल। लेके आया सब, लेके जेल में बंद। कफील खान को मालूम नहीं चला कि लेके मैटर क्या हुआ। कफील खान को क्या हो गया, जेल हो गया। अब जब उनको जेल हो गया तो ले जाकर के उनको क्या कर दिया, सब जेल में बिठा दिया। अब एक तो बेचारा का जेल होगा, ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना में लॉकडाउन आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद हो गया, है ना। अब कोर्ट की छुट्टी हो गई। अब बेचारा कफील खान गया था 3 महीने के लिए, रह गया 9 महीना, है ना, क्योंकि मौके नहीं मिला कि कोर्ट में जाए। क्योंकि अब देखिए 2020 के स्टार्टिंग से ही क्या हो गया, कोरोना हो गया, अब दिक्कत हो गया। अंतिम में जब थोड़ा बहुत कोरोना कम हुआ तो जो लाइव हियरिंग होनी हुई शुरू हुई, तब हाईकोर्ट में इनका मैटर गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि काम करो, तुम अपना वीडियो दिखाओ पहले हमको जो भाषण दिए हो। तो वीडियो का भाषण चला, मतलब वीडियो चला वो भाषण वाला। तो कोर्ट ने देके कहा कि भाई इस भाषण में कोई भी दिक्कत नहीं है,
इस भाषण से कहीं कोई झगड़ा या खुराफात या कुछ भी होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए अविलंब रूप से कफील खान को छोड़ा जाए। और फिर कोर्ट के आदेश के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब जैसे बेचारा निरपराध कितना दिन तक जेल में रह गया। हाँ, तो वो किस चलते रह गए? तो रह गए खाली की कोरोना के चलते, है ना। तो ये हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो देखिए, तो ये मिसयूज था, ये नहीं होना चाहिए, सरकार को ही नहीं करना चाहिए। क्या? हाँ हाँ, आप माना नहीं कर सकते हैं कि हमको जानबूझ के इंटेंशनली किया गया, है ना। तो देखिए, पुलिस के पास बचने का बहुत उपाय रहता है ना। पुलिस कहेगी कि भाई हम तो 200 अपराधी को पकड़े, उसमें से को तो गलती हमसे हो ही जाएगा, है ना। तो 199 आप मेरा नहीं देखिएगा, एक वाला पकड़ के हमको सजा कर दीजिएगा, है ना। कोई भी पुलिस सरकारें चलाती है ना। पुलिस अपने मर्जी से नहीं चलता, पुलिस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। कोई भी पुलिस व्यवस्था चल रहा है तो एक सिस्टम से चल रहा है, सरकार के आदेश पे चल रहा है ना। अब ये आप देखिए, है ना, सरकार का आदेश होगा। अरे तत्कालिक तौर पे डिस्ट्रिक्ट एसपी है ना भाई, हर बात एसपी साहब को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने एक्शन ले लेंगे वो। बाद में सरकार उनसे जवाब तलब करेगी कि आपने ये क्यों किया या आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर सरकार की मंशा हो कि हमको इस आदमी को उठाना हो तो सरकार फोन करके उठवा सकती है, कहेगी एसपी साहब क्या सुतल है, जाके लेके आइए उसको उठा करके। सरकार अगर चाह देगी तो कुछ भी कर सकती है ना। बाकी हर मैटर के लिए एसपी साहब को सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस कप्तान है जिला में, वो चाहे तो अपने हिसाब से भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर सरकार उनसे कुछ करवाना चाहेगी तो करवाएगी, अगर नहीं करिएगा तो ट्रांसफर कर देगी, अपने मन के करने वाले आदमी को बुला देगी, वो करके जाएगा। सिस्टम सरकार से चलता है ना, सरकार ही सिस्टम चलाती है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका तुलना रॉलेक्ट एक्ट से किया जाता है। जो रॉलेक्ट एक्ट बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, है ना। तो यही नहीं यहां पे हो रहा है, ना आप अपील कर सकते हैं, ना आप वकील रख सकते हैं, ना आप कोई दलील दे सकते हैं, सीधे गिरफ्तारी, है ना। इसलिए इसको ये किया जाता है। इसलिए अब बात क्या, इसको खत्म कर देना चाहिए। इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है तो ये एक हथियार है संविधान के द्वारा कि उपद्रवी लोग को कंट्रोल करता है। लेकिन हाँ, सरकार को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसके आड़ में किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो अपराधी हो उसको दंड दिया जाए। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो धारा 370 आसानी से कश्मीर से नहीं हट पाता, ये भी सच्चाई है। तो अच्छे कामों के लिए आप इसका यूज करिए, किसी आतंकवादी को पकड़ना है तो यूज करिए, लेकिन आप अर्णव गोस्वामी और कफील खान जैसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इसका प्रयोग मत कीजिए, या फिर आप इसका प्रयोग मनीष कश्यप जैसे लोगों के लिए मत कीजिए, है ना। कि जो लोग अपराधी थोड़ी ना है, ये लोग समाज के, ये लोग समाज में अपराध थोड़े, बम थोड़ी फोड़ रहा है ये लोग, है ना, कोई नहीं है। नहीं देखिए, बोलने के लिए तो, बोलने का तो बहुत लोग बहुत बोलता है, वही खेल थोड़ी बोल रहे हैं बोलने के, लेकिन बोलने के चक्कर में आप एनएसए लगा दीजिएगा। देखिए, ये आप इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि वो आपके परिवार का आदमी नहीं है। जिस दिन आपके परिवार पर किसी पर लग जाएगा ना से, तब आपको लगेगा कि नशे कितना खराब चीज है ना। नहीं, गलत बोला है सही बोला है अलग मैटर है, उसके लिए और भी प्रावधान है, उसके तहत आप दंड दीजिए। अगर गलत किया है तो दंड दीजिए, लेकिन न्यायपालिका है इसके लिए। लेकिन आप एनएसए लगा देंगे किसी पर भी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब कि आतंकवादी है वो आदमी, तो आतंकवादी थोड़ी ना है। आप एनएसए लगा दीजिए, आप डॉक्टर कफील खान पे, आप लगा दीजिए अर्णव गोस्वामी पे। अर्णव गोस्वामी भी बहुत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए वैसे, नेताओं को एकदम पूरा एक करके बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसे। लेकिन कहने का मतलब है कि वो देश का पत्रकार है, तो अगर आप उसका मुंह बंद करिएगा ना तो भविष्य में आपका मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर पत्रकारों को बोलने का अधिकार खत्म हो गया तो आम जनता भी नहीं बोल पाएगी फिर। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपके पास बोलने का अधिकार रहे, इसलिए पत्रकारों के अधिकार के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका आवाज पत्रकार ही है। आज आपके साथ कुछ गलत होगा तो वही है जो दुनिया को दिखलाएगा कि गलत हो रहा है, तब सरकार आपके मैटर को समझेगी। आज अगर पत्रकार अपना पत्रकारिता छोड़ दे, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज उनको करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि देश की जो समस्या है उसको वही लोग उठाते हैं, वही लोग दिखाते हैं। अगर वो लोग नहीं दिखाए तो दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र का चौथा पिलर उनको कहा जाता है कि फोर्थ पिलर है वो, उनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको दंड दिया जाए, क्योंकि इस देश कानून से चलेगा, किसी के मनमानापन से नहीं चलेगा। लेकिन सरकार किसी को टारगेट कर ले, कोई भी सरकार कि हमको इसको टारगेट कर लेना है, तो सरकार को टारगेट करने से समझना चाहिए कि सरकार अभिभावक है। और घर में पिताजी अगर अपने बच्चे में 3 को 4 को बच्चे, उसमें से एगो बच्चा को टारगेट कर ले, कुछ बदमाशी अगर कर दिया,
तो टारगेट कर ली, इसका उपाय करके छोड़ देगा, तो ये तो गलती ना है पिताजी का। आप अभिभावक नहीं है परिवार का, आपका काम है उसको ठीक करना, ना कि उसको टारगेट करके उसको बेइज्जत करना, उसको बर्बाद कर देना। तो इसको ऐसे समझिएगा तो समझ में आएगा। ज्यादा बोलने के चक्कर में आप किसी को कुछ भी कर दीजिएगा तो ये भी ठीक नहीं है। और हाँ, जो भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी आत्मसंयम जरूर रखना चाहिए, उनको भी बोलते वक्त भाषा की मर्यादा और अपने दायित्व का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बोलते बोलते आप कुछ भी बोल दीजिएगा, नेता को आप कुछ भी बोल दीजिएगा। नेता इतना बुरा चीज थोड़ी ना है जी, हम लोग बाहर बैठ के ना बोल देते हैं। जो सत्ता में बैठा हुआ है उससे देख देखिए उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, है ना। आप एक परिवार को अपना खुश नहीं रख पाते हैं और उसको पूरे राज्य को खुश रखना है, तो सब लोग खुश थोड़ी ना रहेंगे, कोई ना कोई तो नाराज होगा। हर लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सबको रेस्पेक्ट के भाव से देखा जाना चाहिए। किसी को भी आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो वो ठीक बात नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई भी हो। संविधान ये सब चीज करने को नहीं सिखलाता है। तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि 3 हिस्सा इधर है और 3 हिस्सा इधर है। इसका मतलब है कि 22-1 है, ये 22-2 है, ये 22-3 है, ये 22-4 है, ये 22-5 है और ये 22-6 है। समझ में आया? 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। तो ये सब मतलब कि फंडामेंटल राइट है और इसके तहत भी जो है सो कार्यवाही हो सकती है। ये देखिए, ये लोग कहते हैं अलग मैटर चल रहा है, ये बुझा रहा है ना जी ऑनलाइन में। अगर सर अब कर लीजिए, लगता है अभी शायद ये वाला मैटर हुआ प्रैक्टिकल है। स्नेहा कुमारी, वो हम लोग भी भोज खाने आएंगे। हेने समझ ना भाई, इन्हें की हो लोग की हो गलो भसावन में है जबरदस्ती। है बोले चलने के लिए, नहीं बोले कि हमारा तो एग्जाम है, तू तो भसावन कर ले, वो हमार ना हो तो मैटर घबरा जीतो। है हमको उसे कहने से थोड़ी ना होता है, कह रहा है हम जाएंगे नहीं, हम ना तय करेंगे जी। हमको पहले ही बोला था कि सर आपको चलना है। तो कहने के अभी क्या बोले, बोलने की तो आजादी है, ये है तो बोल रहा था कि सर आपको ले चलेंगे। हमने ठीक है तो चलो, तो चलेंगे हम, है ना महाराज। है हमको ना पता है कि हमको नहीं जाना है, हमारा काम नहीं इंपॉर्टेंट है जी, जो फ्री है वो गया। ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे तो माता हमारा ज्यादा आशीर्वाद दे, अरे हमारा आइलो यहाँ बसावेला एक रतन ज्यादा दे दो। माता कहती है कि जाके बैठ के पढ़ो चुपचाप, है ना, ज्यादा नौटंकी नहीं। पढ़ोगे तो हम कृपा बरसाएंगे और नहीं पढ़ोगे तो मैटर घबराएंगे, है ना। तो ये बात है। हम लोग कालिदास थोड़ी है, कालिदास एक ऐसा थे कि उनको बहुत ज्ञान मिल गया था, क्योंकि कालिदास तेज नहीं थे पहले से, मूर्ख थे कालिदास, एकदम महान मूर्ख। आज शादी हो गया विदोत्मा से, बहुत विद्वान महिला, अब बेइज्जत करके घर से निकाल दी, बेइज्जत करके घर से निकाल दी। अब जब बेइज्जत की तो उनको विदोत्मा कहने भी नहीं आता था, तो खाली विद्या विद्या करते थे, तो विद्या विद्या करते थे। अब ऐसे ही कहा जाता है कि चले गए काली माता के मंदिर में, है ना, वहां पर खूब बरसात हो रहा था, बगल के आश्रम में उनको ड्यूटी मिल गया कि यहाँ पर खाना बनाना है और खिलाना है। आप मूर्ख आदमी थे, बोलते कुछ ये नहीं थे, उनको पता नहीं था कि विद्या शिक्षा क्या होता है, कुछ नहीं, एकदम जाहिल टाइप के आदमी। तो एकदम बारिश हो रहा था, तब बारिश हो रहा था तो सब जो तेज विद्यार्थी सब था, तो गुरुजी बोल के कहते कि रोज मंदिर में दिया जला देना है। तो सब देखा कि आज तो बारिश हो रहा है, दिया जलेगा नहीं, तो बुर्बकवा कालिदास इसको भेज देते हैं कि जाके जला के आओ। कालिदास को बोले के जाओ दिया जला के आओ मंदिर में। अब मंदिर ऊपर से खाली था, बारिश हो रहा था, कालिदास चल के दिया जलाने बेचारा। अब उसको इतना पता नहीं कि बारिश में दिया नहीं जलेगा, है ना। मतलब इस तरह का देखिए, कहते हैं कि भगवान की जो अकस्मात कृपा की अगर आप कामना करते हैं तो आपको निश्चल बनना होगा, मतलब एकदम मूर्ख। आपको कुछ आप चाहते हैं कि आप समाज का साला छल प्रपंच आपके अंदर में भरा हुआ है और ईश्वर आप पे कृपा कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं हो सकता है। तो उस आदमी को कुछ पता ही नहीं था, उछल गया लगा जलाने, अब दिया जल ही नहीं रहा है। अब उसके उस निश्चल अपने काम के प्रति समर्पण को देख करके कहा जाता है कि माता प्रकट हो गई। और फिर उन्हें पूछा कि क्या चाहिए तुमको, बोलो। उनको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उनका बेइज्जती किया था उनकी पत्नी विद्योत्मा ने, तो उन्हें कहा विद्या, तो तथास्तु। और एक ही बार में कालिदास महापंडित। अब सुबह सुबह कालिदास जब निकले वहां से आए
तो इधर आश्रम में वो श्लोक फंसा हुआ था, तो सब विद्यार्थी सब गुरुजी सबके दिमाग खराब भइल था, तो आते कहते लाओ हम बना देते हैं। अब सोचिए महामूर्ख आदमी, अब इसको तो मालूम नहीं था कि कौन सा कांड हुआ है, ये सब डांट के भगा दिया कालिदास को, हम लोग से बनिए नहीं रहा है, अका तो ई बना देगा जिसको पढ़ने ही नहीं आता है, शब्द कर दिया। नहीं कैसे होता कि आपका कोई सवाल फंस गया तो आप छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे ही गुरुजी भी छोड़ के चल गया, विद्यार्थी से भी चल गया। बस कालिदास से आए, उस समय कंडा और वो स्याही से पढ़ाई होता था, वो तुरंत स्याही बोड़े और लेकर के श्लोक बना दिया, और वहीं से ये प्रचलित हुआ कि भाई कालिदास हो गए महान पंडित। और ये ज्यादा पहले ना गुप्त काल की बात है, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास, है ना, जिसने तमाम ग्रंथों की रचना की। तो वो निश्चल थे, इसलिए माता का उस प्रकार से कृपा हो गया। हम लोग तो खुद ही अंधी से बहुत छली प्रवंची हैं, हमें पता है कि छल कैसे होता है, तो भगवान को पता है कि बहुत तेज है ना। महंगा जूता पहन के गया तो गेट के बाहर खोल ले तो ध्यान वो है कि कोनो उठा के ना ले जाए, है? तो उनको तो पता है कि ध्यान भटक रहा है, तो उनको पता है कि भाई क्या है। तो ऐसे में अब ईश्वर का कृपा पाने का एक ही तरीका है कि बस किसी के साथ कुछ गलत मत करिए, भले आपके अंदर में सारा अवगुण और गुण भरा हुआ है, इतना ख्याल रखिए कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसको होने भी नहीं देना है। अपना से प्रयास जितना आपकी क्षमता उतना करेंगे तो हो सकता है ईश्वर का सानिध्य आपको मिल जाए। तो 22 में गिरफ्तारी में कोई दिक्कत नहीं। कैसे गिरफ्तारी होती है क्लियर है, अपराध से पहले होगी तो कैसे होगी, और अपराध के बाद होगी तो कैसे होगी, क्लियर है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद है आपको आर्टिकल 23-24, तो वहां है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे है, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों देखना होगा। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि 23-24 दोनों शोषण का बात करता है ना, लेकिन दोनों में अलग अलग मुद्दे रखी गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है मानव व्यापार, मानव व्यापार, बलात् श्रम, मानव व्यापार, बलात् श्रम और मानव व्यापार, बलात् श्रम और बेगारी पर प्रतिबंध, बेगारी पर प्रतिबंध, ठीक है। बेगारी पर प्रतिबंध, मानव व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का व्यापार नहीं होगा जी, ठीक है, कहीं पर भी मानव का व्यापार नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव का व्यापार कहीं पर भी आपको नहीं होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, और जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जाएगा। बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स लेबर, जबरदस्ती। अगर आपका काम करने का मन हो तो आप काम कीजिए, अब काम करने का मन नहीं है तो काम मत कीजिए, ठीक है, जबरदस्ती आपसे काम नहीं लिया जाएगा। और बेगारी, बेगारी मतलब फ्री में आपसे काम नहीं कराया जाएगा। अगर कहीं पर भी आप कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पैसा मिलेगा, फ्री में आपको काम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, काम कराएगा आपको पैसा नहीं देगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलना चाहिए, जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, आपका मन है तो काम करिए, तो छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मानव व्यापार नहीं होगा। मानव व्यापार इसलिए देखते हैं कि आप बच्चों का पहले बहुत होता था खरीद बिक्री, है ना, कि भाई कर, और ये इसके साले मानव अंगों का खरीद बिक्री, इलीगल व्यापार बहुत चलता था ना, किसी को मार दिया धर के, किडनी निकाल के बेच दिया, आंख निकाल के बेच दिया, ऐसे होते था, है ना। तो ये सब चीज गलत है।
इलीगली ये सारी चीजें जो है सो गलत है। अगर कोई आदमी स्वयं से अपना दान कर दे रहा है, बहुत से लोग अपना अंग दान कर देते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है उनके मृत्यु के बाद, ऐसा नहीं कि दान कर दे तो पहले लाओ तो राख निकाल ले लो, है ना, ये नहीं। दान का मतलब होता है, और इसमें ये करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या है बहुत सारे लोगों को आंख मिल जाएगा, क्योंकि हम जब मर जाते हैं तो फिर हमारे बॉडी का कोई महत्व नहीं है, वही तो जाके सब जला देता है। तो दान करने, जब आप अंग दान करते तो उसमें ये होता है कि आप जो दान कर दिए, तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो एक सूचना भेजी जाती है वहां मेडिकल डिपार्टमेंट को, वहां से लोग आते हैं, आपकी बॉडी जाती है, बॉडी के बाद वो आपके अंग निकाल लिए जाते हैं, और फिर जो नीडी लोग हैं उनको वो चला जाता है। तो हाँ, वो आपका अंग निकालेगा ना, फिर आपका बॉडी सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो आपने दान किया है वो बस निकाल लिया जाएगा। और बाकी आपको इससे क्या होगा कि आप मतलब मरने के बाद भी जीने का एक तरीका है कि भले आप नहीं है लेकिन आपका अंग किसी के अंदर में जी रहा है, आपके वजह से कोई देखेगा, आपके वजह से कोई जिएगा, है ना। तो अंग दान करना अलग बात है, लेकिन जानबूझ के किसी को मार देना और ये कर देना ये ठीक बात नहीं, कि हमको चाहिए तो किसी को धर के मार दिए, है ना, निकलवा लिए उसका आंख कान, है ना, तो इस सब में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मानव व्यापार प्रतिबंधित है, बलात् श्रम भी प्रतिबंधित है, और बेगारी भी किसी से नहीं कराया जाएगा। लेकिन अब एक चीज समझ लेंगे कि मानव व्यापार के अंतर्गत ही एक प्रकार आता है देह व्यापार का, है ना, जिसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, देह व्यापार, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है सो इसमें जुड़ते हैं। पहले ये इस राइट्स के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है अब इसको इसमें शामिल कर लिया गया है। हाँ, 23 में। इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर कोई अपने इच्छा से अगर देह व्यापार कर रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। अगर जबरदस्ती किसी ने जानबूझ के किसी को इस प्रोफेशन में डाला है तो केस कर सकता है उसके खिलाफ और उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर जानबूझ करके अपनी इच्छा से अगर कोई आदमी ये काम कर रहा है, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार से कोई ये नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए अलग से लीगल अथॉरिटीज होगी, और ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको जो ऑथोराइज्ड एरिया है, जो जगह है, जो प्लेसेस हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको इन सब चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं पर भी करेंगे। ठीक है, तो ये अलाउ हो गया है, और ये पहले अलाउ नहीं था, ये पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अलाउ हुआ है। ठीक है, हाँ 22 में। ठीक है, निर्णय के बाद ये अलाउ हुआ है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और 22 के मई महीने में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें इसको कहा गया कि भाई ये भी एक प्रकार से अधिकार है, अगर लोग चाहेंगे तो अपना वो कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, ऐसे तो ये चीज ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इस पे बात नहीं कर पाते। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा अगर देश में किसी को दिक्कत हुआ तो प्रोस्टिट्यूशन में शामिल लोगों को हुआ। तो अगर जो लोग इसमें आए हैं, इस प्रोफेशन में, क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? क्या उनका जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो इस समाज के कचरा को साफ करते हैं। और हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो कचरा फैला रहा है उसको सम्मान के भाव से देखते हैं, और जो कचरा साफ कर रहा है उसको अपमान के भाव से देखते हैं। अगर किसी के साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, किसी के साथ कोई मिसबिहेव हुआ, तो जो मिसबिहेव किया उस सीना चौड़ा करके सड़क पे घूमता है, और जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो मुंह छुपा करके घर में रहना पड़ता है, क्योंकि लोग उसी को गलत मान लेता है, समाज उसी को गलत मान लेता है। तो ये इस प्रकार की सोसाइटी का अपना प्रॉब्लम है कि लगातार पढ़ने लिखने के बावजूद भी अभी भी सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो चीजों को लेकर के नहीं बदला है। इसी वजह से इसमें जो लोग पड़ गए हैं ना, उनको यहां से निकलना भी मुश्किल है। ये निकल के जाए तो जाए कहां? क्योंकि निकलेंगे तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, निकलेंगे तो समाज भेदभाव करेगा, तो दूसरा ही कहां जाएंगे? तो अब नहीं चाहते भी इनको इसी में मरना है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके राइट की बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका राइट ये फंडामेंटल राइट है और इनको हम ये राइट ग्रांट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसलिए यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि ये क्या है और किस प्रकार से। क्लियर है? चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत, मानव व्यापार प्रतिबंधित है, बलात् श्रम प्रतिबंधित है और बेगारी प्रतिबंधित। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कोई अचानक से कंडीशन आएगा तो इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद है इसका। अपवाद क्या है?
तो अपवाद है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट और आपातकाल। जैसे मान लीजिए कि देश में अगर कोई इमरजेंसी का कंडीशन आ गया तो आपसे जबरदस्ती काम भी कराया जा सकता है, सरकार आपसे काम कराएगी। जैसे कोरोना हेल्थ इमरजेंसी का टाइम था, स्वास्थ्य आपात था, तो क्या डॉक्टर और नर्स यही कर रहे थे कि हम 8 घंटा ड्यूटी करेंगे? सरकार कहती थी कि लगातार ड्यूटी करो, है ना, लगातार ड्यूटी करो, और उसके बाद सरकार पैसा भी उस समय कम देती थी, लेकिन फिर भी ड्यूटी करना पड़ता था क्योंकि वो जरूरी था करना। ठीक है, तो और राष्ट्रीय हित में आप देखेंगे कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ यानी कि जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के समय में भी क्या हुआ? तो नोटबंदी के समय में भी आप देखेंगे कि जब नोटबंदी हुआ था तो वहां पर बहुत सारे जो बैंक के कर्मचारी थे, जो बैंक के लोग थे, वो किस तरीके से वहां पर क्या कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर ड्यूटीज दे रहे थे। लगातार 10-10 बजे रात तक बैंक के कर्मचारी जो थे वो नोट बदलने का काम करते थे और ड्यूटी देते थे, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो नेशनल इंटरेस्ट का बात था। हेलो, हाँ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट का बात था और नेशनल इंटरेस्ट का के लिए आपसे काम यहां पर लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रहित और आपातकाल, और इसमें जब आप सरकार आपसे काम लेगी ना तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको एक्स्ट्रा पैसा दो, चाहे ऐसे सीन में आप देश छोड़ करके या ये छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? ऐसे में आपको ये ड्यूटीज यहां पर करनी पड़ेंगी। क्लियर है? इसके अलावा आर्टिकल 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मतलब उनको किसी जॉब में नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर देखिए उनकी बहुत स्थिति खराब है तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर काम करेंगे भी तो ये जरूर निश्चित किया जाएगा कि वो किसी फैक्ट्री में काम ना करें, यानी कारखाना में काम करना बच्चों के लिए प्रतिबंधित है ना, कि कारखाना में उनको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, किसी पटाखा उद्योग में नहीं रखा जाएगा, जहां पटाखा बनता है वहां पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और ना ही किसी माइंस में रखा जाएगा। माइंस में से ना खदान, जहां से कोयला वोयला निकलता है ना, तो ना ही किसी को किसी खदान में रखा जाएगा, किसी बच्चे को ना किसी फैक्ट्री में काम पर रखा जाएगा, और ना ही आपको उनको पटाखा उद्योग में रखा जाएगा, जहां पे पटाखा बनता है, बम बनता है वो सब। क्योंकि ये सब जगह पर अगर बच्चा काम करेगा तो उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, उसका हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, उसका लंग्स हो सकता है खराब हो जाए, उसका फेफड़ा खराब हो जाए, है ना, गलत खराब धुओं की वजह से। तो ऐसे में उनका जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो बच्चों को इस तरह के नौकरी में, इस तरह के जगहों पर उनको जॉब नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? यहां तक मेरे को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? तो 23-24 में कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला हेडिंग बनाएंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।